गुड मॉर्निंग। सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 11 का छायावादी कविता के नामकरण की चर्चा करते हुए छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न आज हम देखेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना, परिभाषा जो कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा छायावाद के लिए दी गई है। छायावाद का नामकरण देखेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। अब इन विशेषताओं में एक है भावगत प्रवृत्तियां, और भावगत प्रवृत्तियों में भी वैयक्तिकता है, कल्पना की उड़ान है, प्रकृति चित्रण है, दुखवाद है, रहस्यात्मकता है, मानवतावादी दृष्टिकोण, नारी गौरव की स्थापना और राष्ट्रीयता एवं संस्कृति प्रेम। यहाँ पर इतने मुद्दों की चर्चा करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतनी भावगत प्रवृत्तियों तक हम इस प्रश्न को समझ ले, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना में हम कह सकते हैं कि जो भी अभी तक की कविताएं थी, यानी कि छायावाद से पहले की, उसमें कोई अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से नहीं की गई थी। हाँ, द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी गई उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि जो भी राष्ट्रीयता का स्वर हमें प्राप्त हुआ या फिर रूढ़ियों के प्रति विरोध प्राप्त हुआ, यह सारी बातें हमें प्राप्त हुई, मगर सूक्ष्मता अभी तक हमें, अनुभूति की सूक्ष्मता जो होनी चाहिए वह हमें छायावाद में प्राप्त होती है। अब इसकी जो परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है वह हम देखेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि इस युग की उद्बुद्ध चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की, वही काव्यों में छायावाद है। तो जयशंकर प्रसाद ने यह कहा, अपने भीतर से पानी के तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छायावाद है। जबकि महादेवी वर्मा ने यह कहा कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। अब यह हुई परिभाषा। इन परिभाषाओं के आधार पर एक सर्वसामान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि छायावाद हिंदी कविता के एक विशेष युग में विशेष भावात्मक दृष्टिकोण तथा एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं विशेष शैली है। एक दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक तथा अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और जिसमें इति तत्व की प्रधानता है। यहाँ पर यह एक सर्वसामान्य परिभाषा हुई है। अब हम देखेंगे छायावाद का नामकरण। छायावाद के नामकरण में पहले तो हम देखते हैं 1918 से 1937 तक हिंदी कविता को छाया नाम दिया गया है। अब यह जो काल है उसमें जो भी कविताएं प्रस्तुत की गई उसे छायावाद कहा गया, या छायावाद से के नाम से प्रस्तुत की गई। शारदा पत्रिका जो थी उसमें 1920 तक छायावाद नामकरण, सन 1920 तक की कविताओं को छायावाद नामकरण दिया गया। जबकि मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद नामक निबंध में छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ, और पश्चात यह शब्द तत्कालीन काव्य के लिए
रूढ़ हो गया। सरस्वती में भी, यानी सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें भी सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद नामक निबंध लिखा था, जिसमें यह शब्द जो छायावाद शब्द था वह कविता के लिए भी प्रयोग किया गया था। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद की आलोचना की और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। कविताओं के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। और इसी प्रकार इसका नामकरण हो गया छायावादी कविता। छायावाद शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होते रहे और इसी प्रकार इन कवियों ने इस वाद का नाम छायावाद स्वीकार लिया और इन कविताओं को छायावादी कविता नाम प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं या फिर कह सकते हैं कि प्रमुख प्रवृत्तियां, तो यह जो प्रवृत्तियां थी या फिर विशेषताएं थी, वह नई नई थी। इसमें विषय नए आए हुए थे, इसमें अनुभूति पक्ष आ गया था। तो हम इसकी विशेषताओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है भावगत प्रवृत्तियां और दूसरा है शिल्पगत प्रवृत्तियां। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम यहाँ पर पहले भावगत प्रवृत्तियों को देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, उसके पश्चात हम शिल्पगत, जो कि इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है, वह बाद में देखेंगे। यहाँ भावगत प्रवृत्तियों में पहली विशेषता यह है वैयक्तिकता। अब यह जो वैयक्तिकता है उसमें छायावाद ने जो अपने विषय में व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यानी व्यक्तिवादी भावना को प्रस्तुत किया, उसके संबंध में बात है। द्विवेदी युगीन काव्य कैसे थे कि बहुमुखी और समाज केंद्रित थे, यानी कि कह सकते हैं कि जो मनुष्य के इर्द गिर्द या फिर प्रकृति के चित्रण, श्रृंगार का चित्रण आदि चित्रण वहां पर हो रहा था और सामाजिकता का भी, यानी कि देश प्रेम का चित्रण, राष्ट्र प्रेम का चित्रण, ऐसे समाज केंद्रित, समाज के लिए जो समाज में जो केंद्रित होते थे वैसे विषयों को लेकर वह आई थी। जबकि छायावाद अंतर्मुखी थी, यानी कि छायावाद में क्या हुआ कि छायावाद में व्यक्ति के मन के भावों को, अंतर्मुखी अंदर के भावों को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर जो भी आंतरिक भाव थे व्यक्ति के मन के, वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और कवियों ने जो अपनी निजी भावनाएं थी या व्यक्ति की जो संवेदनाएं थी उसे यहाँ पर प्रकट की। और उन्होंने क्या किया कि द्विवेदी कविता में बाहरी जो भी समाज के बाहर, समाज के अंदर जो हो रहा था वह दिखाया गया था, मगर यहाँ कवियों ने व्यक्ति को माध्यम बनाकर समाज में क्या होना चाहिए, समाज के लिए क्या है, समाज क्या है, यह प्रस्तुत उन्होंने कर दिया है। यानी कि समाज को यहाँ पर व्यक्ति के माध्यम से रख दिया है। महादेवी वर्मा की एक महादेवी वर्मा का एक काव्य है, मैं नीर भरे दुख की बदली में इसी प्रकार की वैयक्तिक भावना की अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कल्पना की उड़ान।
कल्पना की उड़ान छायावादी कविता का हम कह सकते हैं कि प्राण तत्व है। क्यों? क्योंकि कल्पना के सहारे यह जो कवि थे उन्होंने अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी कविताओं में अपनी प्रिय वस्तु की तुलना भी कल्पना से की। हाँ, और यहाँ पर हम कहेंगे कि इन्होंने यानी कि यह जो छायावादी कवि थे उन कवियों ने यहाँ पर कल्पना को, चित्रात्मकता को अधिक जोर दिया और इसी कारण यह कविता में आप देखेंगे तो आपको कल्पना की उड़ान ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इन कवियों का यह भी मानना था कि कल्पना सुखाकारी है, यानी कल्पना से हमें सुख मिलता है, ऐसा भी उनका कहना था। प्रकृति चित्रण, अब यहाँ पर अन्य एक टॉपिक है प्रकृति चित्रण, जिसमें छायावाद का नाम ही प्रकृति में मानवता की अनुभूति है, यह हम कह सकते हैं। प्रकृति को स्वतंत्र रूप छायावाद ने दिया है। अब हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति का कल्पना की उड़ान प्रस्तुत करने में, यदि मैं यहाँ बताऊं तो कल्पना को प्रस्तुत करने में हमें प्रकृति का भी सहारा लेना पड़ता है और इसी कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण को छायावाद में स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। छायावादी कवियों ने सचेतन रूप में यहाँ प्रकृति चित्रण किया। कहीं कहीं से नारी के रूप में भी उन्होंने यहाँ चित्रित किया, यानी प्रकृति को नारी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया। और कह सकते हैं कि जो भी समाज में बदिया फैली थी, शोषण और भ्रष्टाचार, ऐसी जो भी भ्रष्टाचार तो नहीं मगर जो अस्पृश्यता, जाति पाति का भेद, यह सारे जो दूषण फैले हुए थे उन दूषणों से परे होकर इन कवियों ने प्रकृति को अपना माध्यम बनाकर उसके तले जैसे कि शांति पाना चाहिए हो और अन्य पाठक वर्ग को भी वे शांति प्रदान करना चाहते हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। उन्होंने यानी कि यहाँ पर छायावादी वाद में प्रकृति को दार्शनिक, उपदेशात्मक, रहस्यात्मक, मानवीय आदि अनेक रूपों में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है दुखवाद। अब यह दुखवाद में छायावाद की कविता में दुखवाद की मात्रा अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन कवियों ने अपनी कल्पना के सौंदर्य में वर्तमान की निराशा को भुला देने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी दुख थे उन्हें कई कवि सुख मान